नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। कभी कवि गोरख पांडे ने लिखा था कि कटती है तो जुबान है, बन जाएगी तलवार, सच कितने धारदार हैं उनसे न पूछिए, जीने का कोई इल्म जरा खुद तलाशिए, जो मौत के फनकार हैं उनसे न पूछिए। तो इस दुनिया में सच कहने वाले और सच को कुचलने वालों के बीच में जैसे एक अनवरत जंग चलती रहती है। ताकतवर लोग सच को कुचलने में लगे हैं और अक्सर लगता है कि वो जीत जाएंगे। कुछ लोग सच सामने लाने की जुनूनी और जानलेवा लड़ाई भी लड़ते हैं और कई बार हारते हारते भी जीत जाते हैं। आज सच सामने लाने के एक ऐसे ही जुनूनी सिपाही की रिहाई का दिन है। हम बात कर रहे हैं जूलियन असांज की। कई बरस जेल काटने के बावजूद कई सरकारों और उनकी एजेंसियों को अंगूठा दिखाकर अपनी आज़ाद जिंदगी की ओर जूलियन असांज लौट रहे हैं। उनका कसूर ये था कि उन्होंने इराक में अमेरिकी सैन्य अभियान की कई सच्चाइयां सामने लाई थीं, विकीलीक्स की स्थापना की, जिसका मकसद ऐसे राष्ट्रीय झूठों के दस्तावेज उजागर करना था। उन पर सच्चे झूठे कई इल्ज़ाम लगे और उन्हें गिरफ्तार किया गया। स्वीडन से ब्रिटेन तक उन पर केस चले। ब्रिटेन के भीतर वो 7 साल इक्वाडोर के दूतावास में रहे। उन्हें इक्वाडोर ने राजनीतिक शरण दी थी, लेकिन आखिरकार अमेरिका का कानून विभाग उनसे समझौता कराने को या करने को मजबूर हुआ। अब असांज अपनी गलती कबूल करेंगे, लेकिन उन्हें सजा नहीं मिलेगी। तो ये हुई है डील कि वो गलती कबूल करें पर सजा नहीं हो। असांज एक परंपरा की याद दिलाते हैं। उनके बाद बड़े बड़े मुल्कों के अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लाखों दस्तावेज सामने आए और उनके लिए पत्रकारों के कंसोर्टियम बने, जिनसे सरकारें डरती हैं। हालांकि इस रिहाई के बाद भी सवाल बचे रहेंगे जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक नज़र जूलियन असांज के सफर पर। उमा शंकर सिंह की ये रिपोर्ट। 5 साल से यूके की जेल में बंद जूलियन असांज को रिहाई मिल गई है। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज पर जासूसी और गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक कर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। अब अमेरिका के साथ हुए एक समझौते के तहत उनको रिहा किया गया है। आइए एक नज़र डालते हैं असांज के अब तक के पूरे सफर पर और जानते हैं कि आखिर उन पर आरोप क्या थे और उनकी रिहाई कैसे संभव हुई। जूलियन असांज 3 जुलाई 1971 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। जूलियन असांज पहले हैकर कम्युनिटी से जुड़े थे और 1996 में उनको हैकिंग के एक मामले में सजा मिली। 2006 में असांज ने विकीलीक्स की स्थापना की और वे इसके संपादक और प्रकाशक बन गए। जूलियन असांज अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने अप्रैल 2010 में इराक में अमेरिकी सैन्य अभियान से जुड़ा वीडियो सार्वजनिक किया, जिसमें एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर के हमले में बगदाद में आम नागरिक मारे गए थे और इनमें रॉयटर्स के 2 पत्रकार भी थे। जुलाई 2010 में इन्होंने करीब 1 लाख ऐसे दस्तावेज प्रकाशित किए जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन से जुड़े थे। अक्टूबर 2010 में ही इन्होंने इराक में अमेरिकी सेना के अभियान से जुड़े करीब 4 लाख खुफिया दस्तावेजों को प्रकाशित किया। अमेरिका ने दस्तावेजों को सार्वजनिक किए जाने को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरा माना और असांज पर जासूसी से जुड़े 18 मामले दर्ज किए। इसके बाद उनके प्रत्यर्पण की कोशिश में अमेरिका जुट गया। इस बीच नवंबर 2010 में स्वीडन की एक कोर्ट ने असांज पर यौन अपराध के मामले में यूरोपियन अरेस्ट वारंट जारी किया। असांज ने इस आरोप को निराधार बताया, लेकिन यूके में उनको गिरफ्तार किया गया। बाद में वे जमानत पर छूट गए। It is a possibility that the establishment will win. Certainly, it has been difficult for us over the last 11 months to have been removed from 95% of our donations and revenue. We have been surviving on cash reserves the last 11 months. But that's not a situation that can continue. If it does continue, then it is inevitable that sometime during next year, WikiLeaks will completely run out of money, and that will be the end of the organization. जून 2012 में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने असांज की अपील खारिज कर दी। गिरफ्तारी से बचने के लिए असांज ने लंदन के इक्वाडोर दूतावास में
राजनीतिक शरण ले ली। मार्च 2017 में स्वीडन कोर्ट में असांज के खिलाफ जांच रोक दी गई क्योंकि इक्वाडोर दूतावास में होने के चलते असांज स्वीडन के हाथ नहीं आया। अप्रैल 2019 में इक्वाडोर ने असांज का राजनीतिक शरण खत्म कर दिया और इसके बाद यूके पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जमानत नियम तोड़ने के लिए 50 हफ्ते जेल की सजा दी गई, लेकिन ये सजा काटने के बाद भी वे 4 और साल जेल में रहे। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका और स्वीडन दोनों असांज के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे थे और असांज उस मांग के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। जून 2019 में अमेरिकी न्याय विभाग ने यूके से औपचारिक तौर पर असांज को अमेरिका प्रत्यर्पित करने की मांग की ताकि जासूसी का जो मुकदमा है वो चलाया जा सके। इस बीच नवंबर 2019 में स्वीडन ने असांज के खिलाफ यौन अपराध का मामला निरस्त कर दिया क्योंकि लंबा समय बीत जाने के चलते उन्हें ठोस सबूत नहीं मिले, ये बात कही गई। जनवरी 2021 में यूके की एक अदालत ने असांज को अमेरिका प्रत्यर्पित न करने का फैसला सुनाया और कहा कि असांज की मानसिक हालत ठीक नहीं है और वे आत्महत्या कर सकते हैं। दिसंबर 2021 में अमेरिका ने प्रत्यर्पण का आदेश हासिल कर लिया, इस भरोसे पर कि असांज को बहुत ही सुरक्षित तरीके से जेल में रखा जाएगा। इस फैसले के खिलाफ असांज की अपील को कई अपील उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन यूके की अदालत ने उसे ठुकरा दिया। लेकिन मार्च 2024 में यूके कोर्ट ने असांज को अमेरिका प्रत्यर्पित करने पर रोक लगा दी। अमेरिका से कहा कि वो इस बात का भरोसा दे कि वो असांज को मौत की सजा नहीं देगा। मई 2024 में यूके के कोर्ट ने असांज को प्रत्यर्पण के खिलाफ इस आधार पर अपील करने की इजाज़त दी कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक होने के नाते उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर जो अमेरिका के फर्स्ट अमेंडमेंट का जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उस पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो अमेरिकी नागरिकों के लिए है और असांज अमेरिकी नागरिक नहीं है। 24 जून 2024 को अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट और असांज के बीच ये समझौता हुआ कि असांज एक आपराधिक मामले में अपना दोष कबूल करेंगे और उनको जेल की सज़ा नहीं होगी, बल्कि जो जेल उन्होंने अब तक काटा है उसी में सज़ा पूरी मानी जाएगी। और इस तरह से असांज को सालों की कैद के बाद आखिरकार आज़ादी मिल गई है। तो इस वक्त इस मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीबीसी के पूर्व पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक जुड़ रहे हैं लंदन से। नरेश जी, एक लंबा समय जूलियन असांज ने गुजारा है लंदन में, वहाँ पर इक्वाडोर की एम्बेसी में 7 साल वो रहे। अब एक जो समझौता हुआ है अमेरिकी एजेंसीज के साथ में और वो आखिरकार रिहा होंगे, तो इसे किस तरह से देखा जा रहा है पत्रकारिता जगत में? एक उनकी आज़ादी तो है पर कुछ शर्तों के साथ है, और एक अजीब बात ये भी है कि गुनाह वो कबूल करेंगे लेकिन सज़ा नहीं होगी। तो एक तरह की जो डील हो पाई इतने समय के बाद, उस पर क्या कहेंगे आप? दरअसल ये प्ली बार्गेन हुआ है, जो कि एक तरह से उन्होंने एक अपराध स्वीकार किया है जो कम गंभीर है। वो ये है कि उन्होंने दस्तावेज, जो गोपनीय दस्तावेज थे, वो जारी किए और लोगों तक उसको पहुंचाया। लेकिन जो बहुत गंभीर जो और आरोप हैं, जिसमें जासूसी से रिलेटेड सारे आरोप हैं, उनको अमेरिका अब लागू करने पर जोर नहीं दे रहा। तो ये बार्गेन ये हुआ है, ये इस तरह से कि आप इसमें आप ये मान लीजिए, ये आप स्वीकार कीजिए कि आपने कुछ अपराध किया है, आपने बहुत गोपनीय दस्तावेजों को जारी किया है, लोगों तक पहुंचाया है, और जिससे बहुत सारे अमेरिका के जवानों की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है, लेकिन बाकी में आपको छोड़ रहे हैं। तो एक तरह से पत्रकारिता की दृष्टि से अगर देखें तो एक स्वतंत्र पत्रकार, उन्होंने तो पत्रकार के तौर पर ही अपना कार्यकाल शुरू किया था, लेकिन बाद में वो एक्टिविस्ट के तौर पर ज्यादा जाने गए। तो पत्रकारिता के लिहाज से तो ये एक जीत है, ये फ्री प्रेस की जीत है। ये ज्यादातर पत्रकारिता के जो संगठन हैं वो यही बात कह रहे हैं। लेकिन ये भी हमें मानना होगा कि ये पूरी तरह से 100% जीत नहीं है, क्योंकि उन पर एक अपराधी का ठप्पा अभी लगा रहेगा, क्योंकि उन्होंने ये अपराध तो स्वीकार कर ही लिया कि उन्होंने दस्तावेज जारी किए हैं जो कि गोपनीय थे, जिनको जारी नहीं करना चाहिए था।
तो एक पूरी तरह से असांज की इसे जीत नहीं मानी जाएगी, लेकिन हाँ एक तरह की ये डील हुई जिसके तहत एक अपराध वो कबूल कर रहे हैं कि गोपनीय दस्तावेज उन्होंने जारी किए पर उन्हें अब सजा नहीं मिलेगी। तो 2024 के शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलियाई संसद ने असांज की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज के समर्थन वाले एक उपाय को पास किया था और इसमें जो है असांज के प्रत्यर्पण केस और कानूनी मसलों को खत्म करने का उपाय था। ये ऑस्ट्रेलियाई कोशिश रही, आप मानेंगे, जिसकी वजह से आज ये मुमकिन हो पाया अमेरिका के साथ ये जो डील हुई है उनकी। ऑस्ट्रेलिया के वो नागरिक हैं तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो प्रयास था, लेकिन ये भी मानना होगा कि खाली ऑस्ट्रेलिया की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी उनको विकीलीक का जब तक उन्होंने कोई हजारों की तादाद में, जब तक ये दसियों हजार, जब तक उन्होंने ये दस्तावेज जारी नहीं किए थे तब तक उन्हें ऑस्ट्रेलिया में भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे। तो उनको असल में तो पूरी दुनिया की जो प्रेस है, जो कि स्वतंत्र जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्वायत्तता का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको उसके जो हकदार हैं, उनके लिए ये बड़ी जीत है। उन्होंने ही बहुत बड़ा ये जो है एक कैंपेन चलाया था। यहाँ आप देखिए कि उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया था 2010 में, और 2010 में जब वो स्वीडन ने उन पर रेप का केस लगाया था, बलात्कार का एक केस था, बल्कि 2 केस थे, एक महिला ने लगाया था, और उसके लिए उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बाद में ये पता चला कि अमेरिका उनको चाहता है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे दस्तावेज जो रिलीज किए हैं उसकी वजह से, तो उनको भाग के शरण लेनी पड़ी इक्वाडोर की एम्बेसी में। और उस समय इक्वाडोर की एम्बेसी में शरण ली तो बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ, भाई इक्वाडोर क्यों? लेकिन इक्वाडोर में उस समय एक वामपंथी सरकार थी, और वामपंथी सरकार के वहां के तत्कालीन नेता ने यह तय किया कि नहीं, हम इनको शरण देंगे। लेकिन कुछ साल के बाद जब वहां सरकार बदली तो उनको वहां से जाना पड़ा। और मुझे अभी तक याद है वो इमेजेस, वो तस्वीरें, जब 2019 में जूलियन असांज को घसीट के वहां उस एम्बेसी से, इक्वाडोर की एम्बेसी से निकाला गया था, और वहां पुलिस ने, ब्रिटेन की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था, और उसके बाद वो 5 साल तक तब से जेल में रहे। अभी लेकिन आपको लग रहा है कि जो खतरा था जूलियन असांज की गिरफ्तारी पे, और अमेरिका आएंगे वो, और वहाँ पे एक मरियाना आइलैंड्स में जहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रमंडल है, वहाँ अदालत में पेश होंगे, तो खतरा तमाम टल गया है। उनकी पत्नी की तरफ से भी एक ट्वीट आया है कि जब तक वो लैंड नहीं कर जाते सरजमीन पे तब तक वो खतरा जो है वो बना हुआ है। तो इस तरह की एक असमंजस की स्थिति अभी भी है। एक बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आज ही सुबह बीबीसी पर उन्होंने एक इंटरव्यू में स्टेला ने ये बात कही थी कि अभी मैं पूरी बात नहीं कह सकती। स्टेला उनकी वकील भी हैं और पत्नी भी हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तक वो सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाते ऑस्ट्रेलिया में, तब तक खतरा बना रहेगा। और अमेरिका तो जो है सर्व शक्तिशाली देश है, वहां की अगर अदालत ने उन्हें रोक लिया तो उसके बाद में अगर कोई असमंजस हो गया तो मतलब, हालांकि उसके चांसेस मुझे लगता है कि वो 1-2% हैं, क्योंकि अगर ये डील हुआ है, आमतौर पर प्ली बार्गेनिंग में ये होता है कि आप कुछ जो है छोटा अपराध स्वीकार कर लेते हैं, बड़े अपराध से बच जाते हैं, बड़े ये अपराध प्री की सजा से बार्गेन, बच जाते हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये प्री बार्गेन है इस वक्त, लेकिन एक असमंजस है और एक डर भी है उनकी वकील, उनकी पत्नी के मन में भी, और जो लोग उनकी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका नरेश कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अदालत में बुधवार को पेश होंगे जूलियन असांज, और ये जो फेडरल कोर्ट पे जो दायर दस्तावेज है उसके मुताबिक असांज नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड्स में एक अदालत में पेश होंगे और जासूसी के आरोपों पर अपने गुनाह कबूल करेंगे। एक गुनाह वो कबूल कर रहे हैं जिसके एवज उन्हें बाकी गुनाह माफ़ किए जाएंगे, और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया अपने देश लौट पाएंगे। तो इस वक्त सच की पड़ताल में एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या हुआ है केन्या की संसद में। ऐसा कभी होता है जब किसी देश के संसद भवन में आग लगा दी जाए, लेकिन कीनिया में आज ऐसा ही हुआ है। टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हजारों लोग संसद भवन में दाखिल हो गए और उन्होंने इमारत के एक हिस्से में आग लगा दी है। प्रदर्शनकारियों का ये रुख देखते हुए सभी सांसद
संसद भवन छोड़कर भाग निकले। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाईं और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति विलियम रूटो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जिस बजट में ये टैक्स बढ़ोतरी किया गया है उसे वापस लिया जाए। और अब हमारी अगली रिपोर्ट। ये खबर आई है कि अमेरिका को साइंस में भारतीय छात्रों की जरूरत है, चीनियों की नहीं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल का ये बयान चर्चा में है। ऐसे बयान की जरूरत क्यों पड़ी, बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा। अमेरिका को विज्ञान की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों की जरूरत है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल ने कहा कि विज्ञान से जुड़े क्षेत्र की पढ़ाई के लिए उनके देश को भारतीयों की जरूरत है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिकी विश्वविद्यालय सुरक्षा चिंताओं के चलते चीनी छात्रों की संवेदनशील तकनीक तक पहुंच को सीमित कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें विज्ञान की पढ़ाई के लिए चीनी छात्रों की जरूरत नहीं है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि पर्याप्त अमेरिकी छात्र विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को इन छात्रों में ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की जरूरत है, लेकिन भारत से ना कि चीन से, क्योंकि भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार है। कई वर्षों से चीनी छात्र अमेरिका में पढ़ाई करने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का समुदाय रहा है। 2022 से 2023 में अमेरिका में पढ़ाई करने वाले चीनी छात्रों की संख्या करीब 2,90,000 रही। हालांकि अमेरिका और चीन के संबंधों में आई गिरावट और अमेरिकी विशेषज्ञता की चोरी की चिंताओं ने दोनों देशों के वैज्ञानिक सहयोग को पटरी से उतार दिया है। इसके चलते अमेरिका में चीनी छात्रों को शक की निगाहों से देखा जाने लगा है। कैम्पबेल ने कहा कि मुझे लगता है कि चीन तक कुछ प्रकार की पहुंच को सीमित करना संभव है, खासकर अमेरिका के तकनीकी कार्यक्रमों तक। उन्होंने कहा कि विज्ञान में छात्रों की कमी को पूरा करने का एकमात्र स्रोत भारतीय छात्र है और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र अमेरिका के विश्वविद्यालयों में विज्ञान, तकनीक और अन्य विषयों की पढ़ाई करने आएंगे। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं। तो आपको अपना जवाब भेजना है इस QR कोड को स्कैन करके। आपको बता दें कि सवाल क्या है आज का। सवाल यह है कि क्या T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत अफगानिस्तान की होगी टक्कर। आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। इन सबके बीच सवाल यह है कि क्या भारत और अफगानिस्तान की फाइनल में टक्कर होगी। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।